मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पार्लिमानी इंतखाबात ख़त्म हो चुके हैं, नताइज सामने आ रहे हैं, गिनती का सिलसिला जारी है और समझता हूँ कि कुछ ही वक्त होगा, मुकम्मल नताइज हमारे सामने आ चुके होंगे। निज़ामाबाद से डी अरविंद ने अपनी कामयाबी दर्ज करवा ली है और तेजी से नताइज सामने आते जा रहे हैं। बदल इस तरह की जो है सो मुख्तलिफ खबरें हैं, यहाँ पर वाज़ेह तौर पर एनडीए अलायंस को अक्सरियत मिलती नजर आ रही है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो सो हुकूमत बनाने का बीजेपी ने जहन बना भी लिया है और मुख्तलिफ अपनी हलीफ जमातों से बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और यहाँ पर एक बात देखने में आ रही है कि जो सो इंडिया अलायंस जो है वो भी सरगर्म हो चुका है, क्योंकि बहुत करीब का मामला है। अगर थोड़ा सा जोड़ तोड़ का मामला होता है तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को भी गवर्नमेंट बनाने का मौका हासिल हो सकता है। ये वो लम्हात है जो तमामी जो हल्कों को, सियासी हल्कों को सरगर्म कर चुके हैं, चौकन्ना है। लोग एक दूसरे पर नजर रखे हुए, एक दूसरे से राब्ते में है। जैसे कि जो सो इतलाती आ रही थी कि जो सो ये एनडीए के हल्के जो सो तृणमूल कांग्रेस से और जो सो इंडिया अलायंस के हल्के तेलुगु देशम से और जो है दीगर जमातों से जो सो रब्त में आ रहा है। बिलखुसूस बिहार में जो सो नीतीश कुमार से जो सो रब्त पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये जोड़ तोड़ के मामले अगर होते हैं तो मामला कुछ और ही होगा। यहाँ पर बीजेपी की जगह एनडीए की जगह जो सो इंडियन अलायंस की गवर्नमेंट भी बन सकती है। खैर, ये बहस है, शाम तक जो सो पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। अगले 2 दिन में जो सो कौन हुकूमत बनाएगा ये भी बात साफ हो जाएगी। यहाँ पर बात करते हैं हम निज़ामाबाद इस पार्लिमानी हल्के की, जिसमें 7 असेंबली हल्का जात है। यहाँ पर पहले राउंड से ही 15 राउंड में पहले राउंड से ही डी अरविंद ने अपनी बढ़त बनाए रखी थी। तो मैं मुख्तसरन अपनी कुछ खट्टी मीठी बातें आपके सामने रखूं। ये जो मेरे पास सामने डाटा रखा हुआ है, मैं यहाँ बात करूंगा कि जो सो किस राउंड में किसने कितने वोट लिए। यहाँ मैंने 3 जमातों का जो सो डाटा रखा है सामने अपने, जिसमें जो सो बीजेपी जिसके उम्मीदवार हमारे डी अरविंद थे और बीआरएस जिसके जो उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन थे और कांग्रेस जिसके उम्मीदवार जीवन रेड्डी थे। लेकिन यह बात साफ तौर पर देखने में आई कि पहले राउंड से ही बीआरएस मुकाबले की दौड़ में शामिल थी। हालांकि वो बहुत बड़ी पार्टी है, सियासी जमात है जो गुज़िश्ता 10 साल तक रियासत तेलंगाना में बरसर इख्तियार रही। उसके उम्मीदवार यहाँ पर शुरू से ही बहुत पीछे चलते रहे। यहाँ पर मैं बात करूंगा बीआरएस कांग्रेस की और जो सो बीजेपी की, दोनों ने कितने वोट लिए और कितना फर्क रहा और जो सो किस तरह जो सो एक दूसरे को जो सो टक्कर देने की कोशिश करते रहे। लेकिन डी अरविंद शुरू से ही भारी पड़ते रहे। तो बात शुरू करेंगे। पहले राउंड में डी अरविंद ने 42,128 वोट लिए, जबकि जीवन रेड्डी ने 30,552 वोट लिए। और पहले राउंड में डी अरविंद को 11,576 वोटों की बढ़त थी, जबकि दूसरे राउंड में डी अरविंद ने 45,778 वोट लिए, जबकि जीवन रेड्डी ने 33,440 वोट लिए। इसी तरह तीसरे राउंड में 41,789 वोट डी अरविंद ने लिए तो जीवन रेड्डी ने 36,042 वोट लिए। चौथे राउंड में डी अरविंद 34,820 वोट लिए और जबकि जो जीवन रेड्डी यहाँ पर ज्यादा बड़े, चौथे राउंड में उन्होंने ज्यादा वोट लिए थे, 41,592 वोट उनको हासिल हुए। जो सो यहाँ पर निजामाबाद अर्बन के डब्बे खुले थे, जहाँ पर जो सो उनको मुस्लिम इलाकों से कुछ अच्छी जो सो खासी वोटों की तादाद मिली थी। इस तरह 5वें राउंड में डी अरविंद ने 37,369 वोट लिए, जबकि जीवन रेड्डी 39,938 वोट लिए। 6वें राउंड में डी अरविंद ने 45,648 वोट लिए और जीवन रेड्डी ने 32,703 वोट लिए। और 7वें राउंड में डी अरविंद ने 43,273 वोट लिए, जबकि जीवन रेड्डी ने 33,392 वोट लिए। और 8वें राउंड में डी अरविंद 43,883 वोट लिए और यहाँ पर जीवन रेड्डी 30,712 वोट लिए। 9वें राउंड में फिर अच्छा मुजाहरा करते हुए
डी अरविंद ने 49,537 वोट लिए, जबकि जीवन रेड्डी 27,661 वोटों पर इस्तीफा करने पर मजबूर हो गए। और 10वें राउंड पे डी अरविंद ने 49,452 वोट लिए, जबकि जीवन रेड्डी को 27,853 वोट हासिल हुए। और 11वें राउंड में डी अरविंद ने 42,643 वोट लिए, जबकि जीवन रेड्डी ने 28,331 वोट लिए। 12वें राउंड में डी अरविंद ने 41,462 वोट लिए और जीवन रेड्डी ने 39,366 वोट लिए। 13वें राउंड में डी अरविंद ने 33,877 वोट लिए और जीवन रेड्डी ने 33,399 वोट लिए। 14वें राउंड में डी अरविंद ने 24,476 वोट लिए, जबकि जीवन रेड्डी ने 32,171 वोट लिए। जबकि 15 राउंड में डी अरविंद ने 6,990 वोट लिए, जबकि जीवन रेड्डी ने 11,472 वोट लिए। तो यहाँ पर राउंड वाइज दोनों में किस तरह वोट मिलते रहे उनको और उसकी जो सो अक्सरियत मिलती रही, यहाँ पर मैं उसका भी जो सो रिपोर्ट पर वो पेश करूंगा। पहले राउंड में जो सो 42,128 वोट डी अरविंद ने लिए थे, जीवन रेड्डी ने 30,552 वोट लिए और यहाँ पर डी अरविंद को 11,576 वोटों की अक्सरियत हासिल थी। दूसरे राउंड में इनके वोटों की तादाद 87,898 हो गई और उसी तरह जीवन रेड्डी के वोटों की तादाद 63,962 हो गई। इस तरह डी अरविंद को 23,836 वोटों की यहाँ पर अक्सरियत हासिल होगी। और इसी तरह तीसरे राउंड में डी अरविंद को टोटल जुमला वोट 1,29,687 वोट हासिल हुए थे, जबकि जो सो जीवन रेड्डी को 1,04,000 वोट हासिल हुए थे और डी अरविंद की अक्सरियत यहाँ पर 29,683 हो गई थी। चौथे राउंड में डी अरविंद ने 1,64,560 जुमला वोट हासिल किए थे। इसी तरह जीवन रेड्डी ने 1,41,596 वोट हासिल किए जुमला और यहाँ पर डी अरविंद की जो अक्सरियत थी 32,683 हो गई। चौथे राउंड में 1,64,507 जुमला वोट डी अरविंद ने हासिल किए और 1,41,596 वोट जीवन रेड्डी ने हासिल किए। यहाँ पर डी अरविंद की जो अक्सरियत थी उसमें कुछ कमी हुई, 29,000 से वो 22,911 पे आ गए। और उसके बाद में फिर 5वें राउंड में डी अरविंद की वोटों की तादाद 2,01,876 हो गई। उसी तरह जीवन रेड्डी की वोटों की तादाद 1,81,534 हो गई। इस तरह फिर यहाँ पर भी जो सो डी अरविंद की अक्सरियत में कमी हुई, 20,342 हो गए। लेकिन जब छठवां राउंड शुरू हुआ तो डी अरविंद की वोटों की जुमला तादाद 2,47,525 थी और जीवन रेड्डी 2,14,237 वोट हासिल किए थे। यहाँ पर अक्सरियत ने जंप की, एकदम 20,342 से डी अरविंद की अक्सरियत 33,288 पर पहुंच गई। अब उसके बाद में अक्सरियत बढ़ती ही चली गई, जो सो जब तक की जो उनकी जीत नहीं हुई। उसी तरह जो सो 7वें राउंड में डी अरविंद को जुमला 2,90,797 वोट मिले, 76,560 वोटों की अक्सरियत हासिल हुई। इसी तरह 8वें राउंड में उनकी अक्सरियत 59,339 हुई और 9वें राउंड में उनकी अक्सरियत 21,215 हुई और 10वें राउंड में वो 1,02,854 वोटों की अक्सरियत हासिल कर चुके थे। अब यहाँ पर 11वें राउंड में ये अक्सरियत 1,17,166 पर पहुंच गई और 12वें राउंड में 1,18,439 की अक्सरियत हुई और फिर 13वें राउंड में 1,19,717 वोटों की अक्सरियत हुई। 14वें राउंड में फिर अक्सरियत कम हुई, 1,12,032 और 15वें राउंड में भी फिर अक्सरियत कम होकर 1,07,743 पे सिमट गई। आखिरी राउंड में यानी कि 15वें राउंड में इनकी वोटों की जुमला तादाद थी 5,88,244 डी अरविंद की वोट थे और 4,80,501 जीवन रेड्डी की वोट थे। जो पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट भी इन लोगों को हासिल हुए। डी अरविंद को 4,074 पोस्टल बैलेट मिले और जो जीवन रेड्डी को 2,576 पोस्टल बैलेट मिले। तो यहाँ पर जुमला जो वोट हमारे पोल हुए थे 12,33,744 वोट। जुमला हमारे दूसरे यहाँ पर 17,876 वोट है, जिसमें जो 71% पोल हुई थी, जो कमोबेश 12,33,700
44 तो जो सो यहाँ पर हिसाब है, और कुछ आगे पीछे रिजेक्ट हुए होंगे वोट, नहीं कि 12,35,000 के लगभग जो सो पोल हुआ था, जो पूरे नताज हमारे सामने आ चुके। डी अरविंद ने जो सो अपनी जीत दर्ज करवा ली। यहाँ पर जैसा कि ख्यास किया जा रहा था कि जीवन रेड्डी ने काबिल लिहाज मुजाहरा नहीं किया, उन्होंने कड़ा मुकाबला नहीं किया, ये बात गलत होती नजर आई। जीवन रेड्डी ने बहुत शानदार मुकाबला किया, और जीवन रेड्डी ने जिन हलकों पर एतमाद किया था उन्होंने भरपूर वोटिंग में हिस्सा लिया। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो है सो बीआरएस के जो उम्मीदवार है, बीआरएस की जो लाबी है, मैं उम्मीदवार को खुशगवार नहीं कहूंगा कि बीआरएस की मुकम्मल लाबी ड्रॉप हो गई। एक ऐसी पार्टी जो गुज़श्ता 2 म्यादों तक रियासत पर हुकूमत करी, नेकनामी हासिल करी, आवाम में मकबूलियत हासिल करी, जिसका दावा था कि तीसरी मरतबा में बरसर इख्तियार आएगी, और उसने कांग्रेस को कड़ा मुकाबला असेंबली इंतखाबात में, बावजूद ये कि 10 साल के बाद जो सो आवाम में उसके मुखालिफ अंसार भी था मौजूद, वो तो आता है हुकूमत के खिलाफ जो सो अक्सर 10 साल तक जो सो लोग मुखालिफ जहन बना ही लेते हैं, तो वो अंसार मौजूद था। लेकिन इसके बावजूद भी जो सो बीआरएस ने ताकतवर मुजाहरा किया, अच्छी जो सो फाइट की थी, लेकिन वही फाइट ये पार्लिमानी इंतखाब में देखने में नहीं आई, तो बड़ी ताज्जुब की बात है। साफ तौर पर ऐसा महसूस होता है कि बीआरएस ने बीजेपी के लिए नरम गोशा अख्तियार किया और उसको रास्ता हमवार करके दिया। आज ये वजह है कि रियासत तेलंगाना में बीजेपी एक ताकतवर पार्टी बनकर सामने आ रही है। लेकिन बीआरएस को सोचना चाहिए था कि उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। आज रियासत में 2 पार्टियां हो गई, एक कांग्रेस और बीजेपी, दोनों एक दूसरे के मध्य मुकाबिल आ गए, तो यहाँ पर बीआरएस ने अपना वजूद खो दिया। ये क्या हिकमत अमली थी बीआरएस की? साफ तौर पर महसूस हो रहा है कि अवामी मकबूलियत से महरूम तो नहीं कहा जा सकता बीआरएस को। ये बीआरएस की डिप्लोमेसी थी या क्या प्रोग्राम था, क्या मंसूबा था, इस ताल्लुक से कुछ कहा नहीं सकता। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि बीआरएस इस मुकाबले से दस्तबरदार हो चुकी है। यहाँ कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, पूरा डाटा मेरे सामने मौजूद है, यहाँ पर एक लम्हे के लिए भी महसूस नहीं हुआ कि बीआरएस मुकाबले में शामिल थी। एक आजाद उम्मीदवार का सा मुकाबला बीआरएस का था। एक बड़ी पार्टी अपना वजूद यहाँ पर साबित नहीं कर सकी, 1 लाख के अंदर सिमट रही है, 1 लाख के लगभग वोट ले रही है, बड़ी हैरत की बात है। एक ताकतवर पार्टी का इस बुरी तरह हार जाना बहुत ही मानाखाज लगता है। इसके ताल्लुक से हमारे सियासी मुबस्सिरीन क्या कहेंगे, ये अलग बात है। लेकिन बावजूद बेशुमार मुखालिफतों के डी अरविंद अपनी सीट को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, और बहुत से तबकात, एक बरसर इख्तियार जमात अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी अपने उम्मीदवार को कामयाब बनाने में नाकाम हो जाती है। तो बहुत बड़ा सवाल उठते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अब कांग्रेस की लाबी पे नहीं उठता, बल्कि बीआरएस पे उठ रहा है कि बीआरएस ने अपनी मकबूलियत ऐसे कैसे खो दी, क्यों खो दी, इसकी वजूहत क्या है? क्या वाकई बीआरएस मकबूलियत से महरूम हो गई, या फिर उसने जानबूझकर बीजेपी के लिए रास्ता हमवार कर दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। किसी सवाल पर जो है बीआरएस का मुस्तकबिल का इन्हिसार है, और अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए बीआरएस आगे चल के क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है, ये पार्टी के कायदीन जाने, और किस तरह फिर वो आवाम के दरमियान बिलखसूस जो अपना जो दावा है उनका सेकुलरिज्म का, उस दावे को लेकर फिर आवाम के दरमियान किस तरह आती है, ये देखना बाकी रहेगा। तो बहरहाल नताज आ चुके हैं। निजामबाद से डी अरविंद अपनी कामयाबी दर्ज करवा चुके हैं। अभी हो सकता है कुछ लम्हों में अपने सर्टिफिकेट भी हासिल कर लें। निजामबाद की दूसरी मरतबा एमपी बनने का उन्होंने एजाज हासिल कर लिया है। मरकज में किसकी हुकूमत बनेगी वो भी शाम तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टियों में उथल पुथल होती है, वफादारियां तब्दील होती हैं, एनडीए में टूट फूट होती है, या इंडिया अलायंस में टूट फूट होती है, या कुछ इधर उधर होता है, तो कुछ हुकूमती तब्दीलियों के भी इम्कानात नजर आ रहे हैं। अगर नहीं होते हैं, जो जाए उसी अंदाज में जो सो काम चलाने की बात करे, तो फिर यहाँ पर एनडीए की हुकूमत बनती हुई नजर आ रही है। बहरहाल ये इलेक्शन बीजेपी के तौक़ात पर उतरने वाला नहीं था। बीजेपी के बुलंद बांग दावे हवा हो गए। 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी और उसके कायदीन चुप्पी साधे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि वो अपने दावे से 150 सीट पीछे हो चुके हैं, और ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी कामयाबी है, इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी कामयाबी है, एक सेकुलर हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। यहाँ पर सेकुलर हिंदुस्तानियों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये मौजूदा इलेक्शन में एक बात साफ तौर पर महसूस की गई
कि इलेक्शन की बहुत ज्यादा जो कैंपेनिंग मुनाफिरत की बुनियाद पे भी और भी मुनाफिरत की बुनियाद पर पोल हुआ, लेकिन दानिश्वर तबका अपनी ड्यूटी निभा दिया और कांग्रेस को एक मुकाबले में लाके ठहरा कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुनाफिरत की सियासत को पसंद करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इससे मुस्तकबिल में क्या तबाही होने वाली है। मैं यहाँ पर आज एक बात खुल के कह देना चाहता हूँ कि जो अब जिसको हाशिए पे रखना चाहते हैं जिन तबकात को, उनके पहले भी कुछ नहीं है और कुछ आज ऊंच नीच होती है तो मैं समझता हूँ कि अक्सरियती तबकात पे उसका ज्यादा असर पड़ता है। महंगाई होती है तो 90% असर उन पे पड़ता है, तो 10% दीगर तबकात पे पड़ता है। बेरोजगारी होती है तो 90% असर उन पे पड़ता है, 10% दूसरे तबकात पर मुसलमानों में पड़ता है। तो ये चीजों को अब तब्दील करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों ने इसको समझा, लेकिन बहुत से लोगों को भी समझना बाकी है। बहरहाल आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह हम फिर बात करेंगे। फिलहाल अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।